नमस्कार दोस्तों, 19 सितंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, अनदर अफगान पीस पुश एंड अ रोल फॉर इंडिया। यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान पीस टॉक्स के बारे में बात की गई है। अफगानिस्तान पीस टॉक्स पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। अफगानिस्तान पीस टॉक्स मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। अभी मैं बार बार आपसे ये क्यों बोलता हूँ कि जो भी वीडियो देखनी है उसको मेरे नाम के साथ सर्च मारो, चूंकि दोस्तों उस वीडियो का थंबनेल अगर लगा के आपके सामने लेके आऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा और मेरे को वीडियो दिन में 4-5 डालनी होती हैं, तो मेरे पास समय बहुत कम रहता है। तो पहला ये आर्टिकल देखेंगे। ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो मैं अपने उस अफगानिस्तान पीस टॉक्स वाले आर्टिकल में कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे हैं ऑथर ने, तो इसको देखेंगे। इस आर्टिकल को लिखा किसने है? तो इसको लिखा राकेश सूद साहब ने। राकेश सूद जी पहले एम्बेसडर रह चुके हैं अफगानिस्तान में, तो ऑब्वियस सी बात है अफगानिस्तान की जो जियो पॉलिटिक्स है उसके बारे में राकेश सूद साहब को काफी कुछ पता है। नेक्स्ट बात करें ऑन द जीएसटी इशू, द सेंटर होल्ड्स द बैटन। पहले तो देखते हैं आर्टिकल को लिखा किसने। अरुण कुमार जी ने लिखा है। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने किया क्या है, जबरदस्त कैलकुलेशन की है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस कितने कम हो रहे हैं अभी पैंडेमिक के दौरान, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस कितने कम हो रहे हैं, उसके चलते स्टेट के फाइनेंसेस पे कितना एग्जैक्ट इफेक्ट्स आ रहा है, उसका यहाँ पे एक लमसम कैलकुलेशन किया है अरुण कुमार साहब ने। और एंड में अरुण कुमार साहब ने समेशन कैसे किया है कि एक बहुत हाई स्पेंडिंग प्रोग्राम की जरूरत है और उस स्पेंडिंग प्रोग्राम को करने की औकात केवल सेंटर की है, स्टेट गवर्नमेंट्स की नहीं है। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल आर्टिकल है, फाइनेंशियल टर्म्स है इसमें कुछ, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा क्योंकि लोग एक्चुअली में फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियोस ज्यादा मांगते हैं। फिर नेक्स्ट, मार्केट फेलियर। देखिए इसको लेके तो बवाल चल ही रहा है 3-4 दिन से, आप न्यूज में सुन ही रहे होंगे। पार्लियामेंट में प्रॉपर बवाल है। हरसिमरत कौर बादल जी जो कि अकाली दल की एमपी हैं, वो सेंट्रल कैबिनेट की मेंबर थी, उन्होंने छोड़ दिया अपोजिशन पे कि नहीं भाई ये फार्म बिल सही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं। हालांकि ये बेसिक पॉइंट्स इंडिविजुअली अलग अलग एडिटोरियल्स में मैं पिछले 3 से 4 महीने में कवर कर चुका हूं। मैं लगभग 3 से 4 महीनों से एडिटोरियल्स बना चुका हूं, तो इस आर्टिकल के सारे पॉइंट्स पहले आ चुके हैं। हालांकि कुछ ना कुछ इसमें मैं फिर से बताऊंगा आपको, ताकि आपका एक रिवीजन सा होता रहे। मेरा देखिए यही एम रहता है, चीजों को मैं जब आपको बताता जाता हूं तो उससे होगा क्या कि एंड में जब चीज आपके सामने आएगी ना, आपके दिमाग में इमेज बन चुकी होगी, क्रोनोलॉजी बन चुकी होगी कि हाँ भाई मैंने इस चीज को इस हिसाब से पढ़ा है, मैं इसको ऐसे अटेम्प्ट कर सकता हूं। कंटिन्यूटी इन चेंज, यहां पे क्या बात हो रही है। देखिए 65 साल के शिंजो एबे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उन्होंने बोला कि उनको कुछ हेल्थ कंसर्न्स हैं, वो रिजाइन कर रहे हैं। तो उनकी जगह अब सीट पे कौन बैठेगा? योशीहिडे सुगा। ये 71 ईयर्स के हैं। वैसे तो शिंजो जी के कैबिनेट में ही हैं ये, ठीक है, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं 2012 से। जो भी शिंजे एबे जी की पॉलिसीज हैं उसको मिस्टर योशीहिडे सुगा इंप्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि देखिए लीडरशिप चेंज तो हुआ ही है। अभी योशिहिदे सुगा एक ऐसे समय पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जब देश में और दुनिया में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसमें चाइना की एग्रेसिवनेस एक है, इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है, टोक्यो ओलंपिक्स कराने हैं। तो यहां पे इंडिया और जापान के रिलेशंस किस हद तक बदलेंगे शिंजो एबे के जाने से और योशिहिडे सुगा के आने से, इस बारे में यहां पे कुछ व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं। इन व्यू पॉइंट्स को देखेंगे। और फिर ये आर्टिकल क्रैकिंग द वर्ड ऑफ मेक बिलीव, भैया यहाँ पे आपका द बेंगलुरु क्राइम ब्रांच अरेस्टेड 2 एक्टर्स व्हाइल चेजिंग अ ड्रग सिंडिकेट इन द कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग सिंडिकेट्स किस तरीके से काम करते हैं बॉलीवुड में और साउथ इंडियन इंडस्ट्री में, उसके बारे में कुछ बातचीत कही गई है। ठीक है ना। एक रिया चक्रवर्ती जी का इसमें नाम आ रहा था, फिर रकुल प्रीत एक एक्ट्रेस हैं, उनका नाम आ रहा है। तो ये सब चीजें, तो इस आर्टिकल को मैं फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूं, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सीधे सीधे ये इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। डेली बेसिस पे मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप मुझसे इंगेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे द्वारा बनाई गई, अगर आप मेंबर्स ओनली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। चैनल के मेंबर बनने के बाद आपको जो भी मैंने यूपीएससी आंसर राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, एमसीक्यूज स्पेक्ट्रम के, पॉलिटी के, इनसे रिलेटेड जो वीडियोस बनाई हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल, अनदर अफगान पीस पुश एंड अ रोल फॉर इंडिया। देखिए 12 सितंबर को डोहा में इंट्रा अफगान टॉक शुरू हुई।
इंट्रा अफगान मतलब अफगानिस्तान में जो दो मेन पार्टीज उभर के आ रही हैं, एक तरफ हो गई तालिबान और दूसरी तरफ हो गई अफगानिस्तान की रूलिंग गवर्नमेंट। अभी आप देखोगे एक साइड पे है तालिबान और दूसरी तरफ पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? अफगान हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन। अफगानिस्तान में बवाल तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। मैंने अफगानिस्तान सिविल वॉर के बारे में बताया, सोवियत अफगानिस्तान के बारे में बताया, लेकिन अमेरिका का प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के अगेंस्ट कब हुआ? जब अमेरिका में अटैक हुआ 9/11 का 2001 में। अभी जब ये 9/11 के अटैक हुए, यूएस ने वॉर छेड़ दिया अलकायदा के अगेंस्ट। अभी अलकायदा का उस समय पे सपोर्ट कर रहा था तालिबान, तो एक तरीके से अलकायदा और तालिबान के अगेंस्ट में वॉर छेड़ दिया और यह वॉर बहुत लंबा चला है। अब फाइनली बात हो रही है यूएस तालिबान पीस डील की। एक यूएस तालिबान पीस डील का डॉक्यूमेंट साइन हुआ था डोहा में 29 फरवरी को, जहां पे यूएस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे एम्बेसडर जल्मा खलीजाद और तालिबान के डेप्यूटी लीडर थे मुल्ला अब्दुल घनी बरादार। फिर यह बोला गया कि मार्च 10 से पीस नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे। उसमें कुछ प्रॉब्लम होने लगी। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बोला हम प्रिजनर्स नहीं छोड़ेंगे, तालिबान ने बोला हम सीज फायर नहीं करेंगे। बहुत सी चीजें हुई। एग्जैक्टली क्या क्या हुआ अगर आप ये जानना चाहते हैं तो जो मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, अफगानिस्तान पीस टॉक्स नाम के साथ सर्च मारिए यूट्यूब पे मेरे, आपको मिल जाएगी। वहां पे मैंने एक एक चीज आपको बता रखी। अब यहां पे बात यह आती है कि यूएसए 19 साल से अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है, तो अब यूएसए यहां पे एकदम से अफगानिस्तान से बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहता है। इनफैक्ट अफगानिस्तान से जल्दी बैरक ओबामा भी बाहर निकलना चाहते थे, बट बैरक ओबामा 2009 से लेकर 2016 तक पावर में रहे। अपने टर्म के दौरान वो ये कर नहीं पाए, लेकिन ट्रंप अपने टर्म के दौरान ये करना चाहते हैं। उसका रीजन क्या है? देखिए, एक फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी है यूएसए के जिनका नाम है जेम्स मैटिस। उनका यह बोलना है कि देखिए यूएसए जंग नहीं हारता है, यूएसए डजंट लूज वॉर, इट लूजेस इंटरेस्ट। बात यह है कि अब यूएस का जो अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है ना, वो खत्म हो रहा है। अब ट्रंप बोल रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में हम जंग लड़ रहे हैं उसमें खर्चा बहुत आ रहा है, उससे यूएस को कोई बहुत लॉन्ग टर्म फायदा है नहीं, इसलिए यूएस का वहां से निकल जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए पीस टॉक्स पे इतनी तेजी से बातचीत हो रही है। तो क्या यह बोला जाएगा कि जो यूएस का इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में वो अभी खत्म हुआ? नहीं, 2017 से दोस्तों जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे बहुत खर्चा हो रहा है, यूएस के सोल्जर्स मर रहे हैं, ये सही है नहीं, अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स फ्रैक्चर्ड है, उसमें यूएस सोल्जर्स क्यों मरे। इस तरीके की स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार दिए हैं। तो तालिबान के साथ यूएसए की जो बातचीत है वो 2 साल पहले ही शुरू हो गई थी। देखिए, डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद द तालिबान बिगेन 2 years अगो विद एम्बेसडर खालिजाद अपॉइंटमेंट। तो यूएस के स्पेशल एनवॉय कौन है? खालिजाद हैं। और यहां पे 3 वे नेगोशिएशन शुरू हुआ। 3 वे नेगोशिएशन कैसे हुआ? डोहा ट्रैक, यानी डोहा में नेगोशिएशन शुरू हुआ यूएसए का किसके साथ? तालिबान के साथ। ठीक है, तो यूएस ने तालिबान के फाइटर्स को बोला कि लड़ाई कम करिए, सीज फायर की तरफ बढ़िए, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ आप कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए ताकि लड़ाई बंद की जा सके। दूसरा जो रास्ता अपनाया गया, सेकेंड ट्रैक, was with the Islamabad Rawalpindi to cajole the Pakistani army to lean on the Taliban to get them to the negotiating table। देखिए, पाकिस्तान का वो खासकर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका काफी इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी इन मिलिटेंट्स को सपोर्ट देती है। वो मिलिटेंट्स को इसलिए भी सपोर्ट देती है कि मिलिटेंट्स इंडिया के ऊपर अटैक कर सकें, और वो मिलिटेंट्स को जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं उनको भी सपोर्ट देती है। तो जो तालिबान के फाइटर्स हैं उनको कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी से सपोर्ट है। जो पॉपुलर कल्चर में सीरियल बनते हैं उसमें भी ये चीजें दिखाई जाती हैं। तो आप देखोगे कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर यूएसए ने प्रेशर डालना शुरू किया कि आप तालिबान के साथ बात करके इनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने की कोशिश कीजिए। तो यूएस का प्रेशर तालिबान के ऊपर भी आया, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर भी आया, और फाइनली यूएस ने बात की काबुल की गवर्नमेंट के साथ, अफगान गवर्नमेंट के साथ। अभी अफगान गवर्नमेंट और यूएसए अलाइज है। अफगान गवर्नमेंट चाहती है कि यूएस की फोर्सेस अफगानिस्तान की सॉइल पर रहें ताकि तालिबान को चेक में रखा जा सके, लड़ाई को कम किया जा सके। तो ये 3 तरीके से निगोशिएशंस चल रहे हैं, ठीक है ना। जब इन निगोशिएशंस की शुरुआत हुई तो ये बोला गया कि इन निगोशिएशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए। ये ऑब्जेक्टिव्स किसने बताया? खालिलजाद जी ने। ये कौन है? स्पेशल एनवॉय हैं किसके? आपके यूनाइटेड स्टेट्स के विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। इनका पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि भैया वायलेंस खत्म करो बाय डिक्लेयरिंग अ सीज फायर। सीज फायर का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? 2 आर्मीज अगर लड़ रही हैं और 2 आर्मीज लड़ते लड़ते ज्यादा नुकसान हो जाएगा तो दोनों आर्मी बोलेंगे चलो भाई लड़ाई बंद करो, सीज फायर। सीज फायर मतलब
हॉल्ट ऑफ लड़ाई। तो खालिजाद ने बोला पहला ऑब्जेक्टिव सीज फायर, लड़ाई बंद करो। दूसरा ऑब्जेक्टिव इंट्रा अफगान डायलॉग, तो एक तरफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट और दूसरी तरफ तालिबान बैठ के लास्टिंग पीस की बात करेंगे। तीसरा, द तालिबान कटिंग टाइज विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज अलकायदा। कहने का मतलब यह है कि अलकायदा के अगेंस्ट ही जंग छिड़ी थी यूएस में। जब यूएस में 9/11 अटैक्स हुए थे, यूएस ने उस समय पे तालिबान को ऑप्शन दिया कि आप इस अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को हमको दे दो। तालिबान ने मना कर दिया, यूएस ने अटैक कर दिया। ओके, तो यहां पे तालिबान के सामने एक शर्त रखी गई है कि आप अलकायदा के साथ अपने कनेक्शंस को तोड़ दोगे। तालिबान ने फिलहाल के लिए शर्त को मान लिया है। हालांकि बैक एंड में तालिबान सच में मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता है, ये फ्यूचर में पता चलेगा। भगवान करे कि वो मानना चाहता हो, क्योंकि कहीं तालिबान अपने वादों से मुकर गया तो भैया ये रीजन डेकेड्स के लिए फिर से पीस से बाहर चला जाएगा। और फाइनली यूएस ट्रूप विड्रॉल। इन सब के बाद ये है कि यूएस ट्रूप्स बाहर निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको ये लगता है कि यूएसए के जो ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान की धरती पे ये बड़ी परेशानी कर रहे हैं, इनको बाहर निकालो। अभी बात ये कि जो बातचीत थी वो 4 चीजों से शुरू हुई है, लेकिन एंड में आप देखोगे कि केवल 2 चीजों के ऊपर ही बातचीत हो रही है। एक तो ये है कि भैया यूएस ट्रूप विड्रॉवल। तालिबान 2 चीजों पे बहुत, मतलब एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस डाल रहा है तालिबान, और वो ये है यूएस ट्रूप विड्रॉवल। तालिबान का शुरुआत से ये बोलना है कि हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ तभी कोई बातचीत करेंगे जब यूएस ट्रूप विड्रॉल हो जाए, यूएसए के ट्रूप्स आपके अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएं। उसके बाद इस चीज को पूरा करने के लिए तालिबान ने कुछ हद तक अपने स्टैंस को रिलैक्स किया है। यानी कि तालिबान ने यह बोला है कि चलिए ठीक है, हम अल कायदा के साथ अपने रिलेशंस नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले अल कायदा के लीडर्स के बीच में और तालिबान के लीडर्स के बीच में काफी समय के लिए लंबी दोस्ती रही है। अभी तो देखिए यूएसए का प्रेशर है, और चूंकि यूएसए के सॉइल पे अल कायदा ने अटैक्स करवाए, तो अल कायदा तो हमेशा के लिए यूएसए के लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, क्योंकि अल कायदा ने बहुत से यूएसए के नागरिक को मारा है यूएस सॉइल पे। वैसे तो तालिबान ने भी यूएस फोर्सेस को मारा है, बट तालिबान के साथ एक अरेंजमेंट करके यूएसए बाहर निकलना चाहता है। तो अभी के लिए तालिबान ने बोल दिया कि हम अल कायदा के साथ भी किसी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट नहीं रखेंगे। तो बात दोस्तों यहां पे ये है कि अल कायदा और यूएस ट्रूप विड्रॉवल, इन 2 पॉइंट्स पे तालिबान थोड़ा बहुत मान रहा है, लेकिन एक चीज पे तालिबान बिल्कुल नहीं मान रहा। 2 चीजों में तालिबान ने अब तक कोई भी प्रॉपर वो चीज नहीं करी है, और अभी के लिए जो भी निगोशिएशन चल रहे हैं इनके ऊपर बातचीत नहीं की है। सबसे पहली चीज है सीज फायर, लड़ाई को रोकना। अभी भी लड़ाई रुकी नहीं है, और लड़ाई लगातार दोस्तों हो रही है, और ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। डोहा के ओपनिंग सेशन में जो अफगानिस्तान की जो नेशनल हाई काउंसिल है उसके जो चेयरमैन है डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला, उनका ये बोलना है कि फरवरी के एंड से, फरवरी 2020 की बात हो रही है, और फरवरी 2020 में ही तालिबान और यूएसए का एग्रीमेंट हुआ है कि अफगान पीस टॉक्स होंगी। अभी यूएस तालिबान का एग्रीमेंट हुआ तो पीस होना चाहिए ना। अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं कि फरवरी 2020 से लेकर अब तक जो भी वायलेंस हुआ है उसमें 12,000 अफगानियों की जान गई है और 15,000 इंजर्ड हुए। तो मतलब कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन है, उसके ऊपर तालिबान अटैक करा रहा है, और एक हफ्ते में 80 अटैक हो रहे हैं। तो जब पीस टॉक्स की बात हो रही तो तालिबान की तरफ से अटैक क्यों कर रहा है, ये सबसे पहला सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी बात दोस्तों, यहां पे बहुत से आइडियोलॉजिकल मिसमैच आ रहे हैं। ये आइडियोलॉजिकल मिसमैच मैंने आपको अफगानिस्तान पीस टॉक्स वाली वीडियो में बताए थे कि भाई एक बार यूएस की फोर्सेस यहां से निकल गई और अफगानिस्तान पीस टॉक्स हुई, तो अफगानिस्तान पीस टॉक्स डेमोक्रेसी पे होंगी, वुमेन के राइट्स पे होंगी, एजुकेशन किस तरीके से होगी, इन सब चीजों पे होंगी। अब इन सब चीजों पे जो आइडियोलॉजी है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की और तालिबान की, वो बिल्कुल अलग है। तालिबान वुमेन राइट्स को पूरी तरीके से प्रमोट नहीं करेगा, अफगानिस्तान गवर्नमेंट करेगी। इनफैक्ट अफगानिस्तान की तरफ से जो निगोशिएटिंग टीम गई है उसमें 4 वुमेन है, और तालिबान की तरफ तो सारे मेन है, तो वो वुमेन के साथ नेगोशिएट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए। अभी डेमोक्रेसी होगी तो तालिबान, अफगानिस्तान के लोग वोट डालेंगे, चुनेंगे। अभी अफगानिस्तान के जो लोग हैं इतने साल से वो वायलेंस झेल रहे हैं, उनको पता है कि तालिबानी अटैक करते हैं, हमको मारते हैं। तो क्या लगता है कि अफगानिस्तान के लोग किसी भी तालिबान के मेंबर को कभी भी वोट देंगे किसी वोटिंग में? नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं ये बात तालिबान भी जानता है। तो तालिबान को पता है, ठीक है ना, कि एक लिमिट के बाद डेमोक्रेसी उनको सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए तालिबान वायलेंस का प्रयोग करता है। अभी के लिए तालिबान की मोडस ऑपरेंडी क्या है कि लगातार अटैक करते रहो,
किस पे अटैक करते रहो? तो अफगानिस्तान की नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते रहो, अफगानिस्तान के गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस पे अटैक करते रहो, ताकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए और जल्दी यूएसए के ट्रूप्स को निकाला जाए। और यूएसए के ट्रूप्स को निकालने में सक्सेसफुल भी रहे हैं दोस्तों। आप अगर देखोगे तो 8,600 ट्रूप्स हो चुके हैं यूएस के। देखिए, अर्ली सितंबर में यूएसए के 8,600 ट्रूप्स हो चुके हैं। तो फरवरी 2020 में यूएसए ने जो प्रॉमिस किया था कि हम अपने ट्रूप्स कम करेंगे, यूएसए ट्रूप्स कम कर रहा है। बोला जा रहा है कि नवंबर 2020 तक यूएस के जो ट्रूप्स हैं वो 4,500 पे आ जाएंगे। अभी यूएस के ट्रूप्स कम हो रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन दो चीजें नहीं हो रही। एक तो तालिबान सीज फायर नहीं कर रहा है, दूसरा इंट्रा अफगानिस्तान पीस टॉक्स आगे नहीं बढ़ रही है। सीज फायर केवल 2 बार हुआ है, तो मई और अगस्त में ईद उल फित्र और ईद अल आधा के समय पे सीज फायर हुआ। उसके अलावा भैया वायलेंस पूरी तेजी से चालू है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के 1,000 मेंबर्स को छोड़ा तालिबान ने, तालिबान के 5,000 प्रिजनर्स को छोड़ा अफगान गवर्नमेंट ने, और इन 5,000 प्रिजनर्स में बहुत सारे ड्रेडेड प्रिजनर्स भी हैं। तो बात यहां पे ये है कि अभी तक की जो भी नेगोशिएशंस हो के आई हैं, उन नेगोशिएशंस में तालिबान को एक अपर हैंड है। उसका रीजन ये है कि अमेरिका का इंटरेस्ट अब अफगानिस्तान में खत्म होता नजर आ रहा है, और अमेरिका बहुत जल्दी यहां से बाहर निकलना चाहता है। अमेरिका इज इन वेरी हरी कि भैया निकलो यहां से बाहर, इस प्रॉब्लमैटिक से, इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन से अमेरिका बाहर निकलना चाहता है। अभी अमेरिका तो बाहर निकल जाएगा, बट उसके बाद जो अफगानिस्तान है उसकी स्टेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। और अमेरिका का बाहर निकलने का रीजन ये भी है दोस्तों कि देखें, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपनी री इलेक्शन बिड में इस चीज को बढ़ चढ़ के आगे बनाना है कि देखिए हमने अमेरिकन सोल्जर्स को अफगानिस्तान से बाहर निकल लिया। वैसे भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इनवर्ड लुकिंग है, ठीक है। वो अपने कोर वेटर बोस को देख रहे हैं, अफगानिस्तान में लड़ाई हो, लोग मरे, इससे उनको कोई भी मतलब नहीं है। बाकी कंट्रीज का क्या बोलना है? जैसे यूरोपियन यूनियन क्या बोल रहा है कि हम अफगानिस्तान को किसी भी तरीके की एड तब देंगे जब अफगानिस्तान में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ह्यूमन रिकॉर्ड, राइट्स रिकॉर्ड्स अच्छा होगा। और अभी के लिए तालिबान का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स अफगानिस्तान में अच्छा है नहीं। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि जब पूरी तरीके से शांति आ जाएगी अफगानिस्तान में, तभी हमारी तरफ से कोई हेल्प जाएगी, नहीं हमारी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं जाएगी। चाइना की अगर बात की जाए अफगानिस्तान में, तो चाइना हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है। पाकिस्तान के थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलता है। पाकिस्तान एंटी इंडिया है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया के राइस को चेक करने के लिए चाइना पाकिस्तान को स्ट्रांग रखना चाहता है। बहुत सारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं चाइना के पाकिस्तान में, कनेक्टिविटी इंटरेस्ट है। तो पाकिस्तान का जो स्टैंड रहता है आपका अफगानिस्तान में, उसको चाइना सपोर्ट करता है। रशिया का एक ऑब्जेक्टिव है कि अफगानिस्तान के रास्ते जो ड्रग सप्लाई है वो रशिया में ना बढ़ जाए। तो रशिया और अफगानिस्तान का जो सदर्न बॉर्डर है रशिया का, वहां से ड्रग सप्लाई रशिया के अंदर ना होने लगे, इसलिए रशिया का इंटरेस्ट केवल इस ड्रग सप्लाई तक लिमिटेड है। तो यूएस का इंटरेस्ट खत्म होता नजर आ रहा है। यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि जब ह्यूमन रिकॉर्ड्स अच्छे होंगे तो ही हम किसी तरीके का ट्रेड या मदद देंगे। चाइना का पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट है, और रशिया ड्रग सप्लाई को रोकना चाहता है। तो ये जितने भी प्लेयर्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, इन सारे प्लेयर्स के अपने कुछ लिमिटेड इंटरेस्ट हैं। कोई भी प्लेयर एक लिमिट के आगे जाके इस बवाल में इन्वॉल्व होके इस चीज को ईज करने की कोशिश नहीं कर रहा है। फिर जब यहां पे इंडिया के स्टैंड की बात आता है, तो रशिया के एक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से पहले एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया को अफगानिस्तान में अगर अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, इंडिया को अफगानिस्तान में और ओवरऑल रीजन में अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मेंटेन रखना है, तो इंडिया साइड लाइंस पे रह के अफगानिस्तान के इशू को टेकअप नहीं कर सकता। इंडिया को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा अफगानिस्तान के मैटर्स में। ऐसा रशिया पहले बोल चुका है, और बहुत से और कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्टली बोल चुके हैं। तो कुल मिला के एक बड़ी प्रॉब्लम सी मची हुई है। इंट्रा अफगानिस्तान पीस टॉक्स में दो चीज होनी बाकी है। एक तो जो पीस टॉक्स हैं मेन मैटर्स पे, डेमोक्रेसी पे, एजुकेशन पे, वुमेन राइट्स पे, वो प्रॉपर होने चाहिए। दूसरा सीज फायर एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी वायलेंस छोड़ना चाहिए। जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी, तब तक इन पीस टॉक्स का कोई भी मतलब है नहीं। ठीक है, चलते हैं भाई आगे। अगला आर्टिकल है ऑन द जीएसटी इशू द सेंटर होल्ड्स द बैटन। देखिए यहां पे दोस्तों, एक मिनट में ये आर्टिकल खोल लेता हूं। देखिए, जीएसटी इशू एक मेजर इशू बन के आया है, क्योंकि जीएसटी ने स्टेट्स के बहुत सारे टैक्सेस को अपने अंदर ले लिया। अभी स्टेट्स के बहुत सारे टैक्सेस को अपने अंदर ले लिया, स्टेट्स के पास ज्यादा पैसा बचा नहीं। यहां पे देखिए सब हेडिंग क्या दे रखी है, अ लार्ज बोरोइंग प्रोग्राम इज इनएविटेबल
डाटा एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी शो दैट स्टेट्स कैन नॉट हैंडल द मैटर। अभी इस पे थोड़ी देर में आते हैं, नीचे आते हैं। आपको पता है जो 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया और उसकी पेमेंट जुलाई एंड में मिली किसको? आपका स्टेट्स को। अभी के लिए आप देखोगे कि अप्रैल 2020 में जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है उसकी अब तक कोई भी पेमेंट नहीं गई है स्टेट्स के पास और ऑलमोस्ट सितंबर के एंड पे हम लोग आ चुके हैं। अगर सेंटर के फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए तो जुलाई के एंड तक सेंटर की फिस्कल डेफिसिट पहुंच चुकी है 8.2 लाख करोड़ रुपए। जो उनके पूरे ईयर का टारगेट है वो ऑलरेडी मीट हो चुका है। फिस्कल डेफिसिट पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बताता हूं एक लाइन में। सरकार की टोटल इनकम और सरकार का टोटल खर्चा, ये सरकार की टोटल इनकम टैक्स रिसिप्ट से भी है और नॉन टैक्स रिसिप्ट से भी है और सरकार का टोटल खर्चा। अब ऑब्वियस सी बात है डेफिसिट कब होगी? जब सरकार का टोटल खर्चा सरकार की टोटल इनकम से ज्यादा हो। तो जब इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट कहां से आएगा? वो एक्स्ट्रा अमाउंट मार्केट बोरोइंग से आएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो मार्केट से बोरो किया जाता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। अभी के लिए आप देखोगे जुलाई एंड, अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है अप्रैल में, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीनों में ही जो पूरे साल का फिस्कल डेफिसिट टारगेट था वो सेंटर का वो मीट हो गया। 103% ऑफ द फुल ईयर टारगेट फिस्कल डेफिसिट मीट हो गया और ये फिस्कल डेफिसिट पहुंच गई 15.23% ऑफ द लोअर जीडीपी। इस लोअर जीडीपी से कंफ्यूज मत होइएगा, जीडीपी इस साल गिरेगी। तो 2020-21 की जो गिर के एस्टिमेटेड जीडीपी है ना उसके 15.23% हो चुका है फिस्कल डेफिसिट। अभी स्टेट्स के सामने जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। स्टेट्स की प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूं। जब भी आपकी जीएसटी के ऊपर बातचीत हो रही थी, सबसे पहले तो ये बोला गया कि इस जीएसटी के मैकेनिज्म में प्रॉब्लम क्या थी कि भैया ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था, लास्ट पॉइंट टैक्स था। तो जिस जगह पे चीज बिक रही है वहां पे टैक्स को लगाया जाएगा, जिस जगह पे चीज बन रही है वहां पे टैक्स को नहीं लगाया जाएगा। तो गुजरात जैसे टैक्स स्टेट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गुजरात एक हेविली इंडस्ट्रियलाइज टैक्स है, वहां पे चीजें बन रही है तो गुजरात चाहेगा कि टैक्स हमारे यहाँ लगे। लेकिन गुजरात से चीज निकली बिहार में बिकी तो टैक्स कहाँ लगा? बिहार में लगा। तो गुजरात को लगा कि भैया हमारे तो नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए सेंटर ने बोला कि हम एक कंपनसेशन सेस के थ्रू 5 सालों तक आपका जीएसटी कंपनसेशन देंगे और हर साल में उसमें 14% की बढ़ोतरी करेंगे और उसके लिए कंपनसेशन सेस लगाएंगे लग्जरी और सिन गुड्स पे। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा कि मार्च 2020 में जो 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसकी जो पेमेंट गई जीएसटी कंपनसेशन की वो जुलाई 2020 में गई। अभी मार्च 2020 की पेमेंट अब जुलाई में भेज रहे हो, कितने दिन बाद? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने के बाद। और अप्रैल 2020 में जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ उसकी अब तक कोई पेमेंट ही नहीं गई है। तो ये तो गलत बात है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 27 अगस्त को, वहां पे निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला कि देखिए भैया ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, पैंडेमिक इज एन एक्ट ऑफ गॉड, हम आपको ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे। तो आपका जो पैसा बनता है वो बनता है 2,35,000 करोड़, तो या तो 97,000 करोड़ ले लो इस कंडीशन के साथ या 2,35,000 करोड़ ले लो इस कंडीशन के साथ। ये कंडीशनें मैंने कम से कम नहीं तो 40 बार अब तक आपसे डिस्कस की होंगी, तो इसलिए दोबारा नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अब बात यह है कि जो पैसा लीगली सरकार को जीएसटी के अंदर प्रॉमिस किया गया था कि वो स्टेट्स को एज अ कंपनसेशन देंगे, अब सरकार बोल रही, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोल रही कि वही पैसा आप एज अ डेप्ट उठा लो और उस डेप्ट के ऊपर आप इंटरेस्ट दो। तो ये तो भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। ये बात बोला जा रहा है, ये बात कहा जा रहा है कि या तो 97,000 करोड़ ले लो आप कम इंटरेस्ट पे, आपको उसमें एफआरबीएम एक्ट में हम कुछ रिलैक्सेशन दे देंगे, या आप 2,35,000 करोड़ ले लो आरबीआई के थ्रू और उसमें भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बाद में 2022 के बाद हम कंपनसेशन सेस को आगे बढ़ा देंगे। अब ऑथर यहां पे एक पॉइंट बोल रहा है, ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ये वादा किया था कि हम 2017 से लेकर 2022 तक आपको कंपनसेशन देंगे, उस कंपनसेशन देने पर ही मुकर गया है स्टेट, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 2022 के बाद कंपनसेशन सेस को कंटिन्यू करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? और कंटिन्यू करना छोड़ो, कंपनसेशन सेस तो भाई सिन गुड्स पे लगता है ना, जो महंगे गुड्स है उन पे लगता है। अब इकोनॉमी इतना नीचे जा रही है तो क्या गारंटी कि आगे कंपनसेशन सेस बढ़ेगा? देखिए इकोनॉमी की तो हालत खराब है ना पैंडेमिक के चलते, इस पैंडेमिक के इफेक्ट्स बहुत लंबे समय के लिए आने वाले हैं।
ठीक है ना। तो कंपनसेशन सेस को 2022 के आगे बढ़ाया जाएगा, इस बात की कोई गारंटी है नहीं। जब इसी बात की गारंटी नहीं रखी केंद्र सरकार ने कि भैया वो आपको पैसा पूरा देंगे जो प्रॉमिस किया गया था जीएसटी कंपनसेशन की तरह, जब वही देने से सरकार मना कर रही है और बोल रही है कि उधार पे ले लो, तो कंपनसेशन सेस आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस बात पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता। अब यहां पे देखिए कुछ फिगर्स बताए गए हैं। यूनियन बजट 1 फरवरी 2020 को दिया गया और उस यूनियन बजट में ये एक्सपेक्ट किया गया कि इंडियन इकोनॉमी की जो नॉमिनल ग्रोथ होगी वो 10% होगी। मैं नॉमिनल ग्रोथ की बात कर रहा हूं, रियल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं। रियल ग्रोथ में क्या होता है कि नॉमिनल ग्रोथ में इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को निगेट करके रियल ग्रोथ निकाली जाती है। तो नॉमिनल ग्रोथ थी 10%। अब आप देखो कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन, यहां पे कुछ मतलब एजम्पशंस किए जा रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि रेवेन्यू 20% से गिरने वाला है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का। कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट गिरेंगे, जो फास्ट मूविंग सेक्टर कंज्यूमर गुड्स है, ई कॉमर्स है, वो कुछ चीजें बढ़ेंगी, लेकिन एयरलाइन, होटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल सब में लॉसेज है। टैक्स कलेक्शन गिरने वाला है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन गिरने वाला है, लोग जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं वो भी गिरने वाला, चूंकि लोगों को सैलरी आ गई है, उनकी सैलरियों में कटौती हुई है। तो बोला यह जा रहा है कि पहले जो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो था वो था 5.5%। अब यह बोला जा रहा है कि वो जो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 4% आ जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो कि था 5.5% लास्ट ईयर, वो इस साल 4% पे आने वाला है। जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो 20% से गिरेंगे, ठीक है ना। और अगर जीडीपी गिरती है 10% से, देखिए पहले तो जीडीपी बढ़ रही थी 10% से, अभी मान के चल लीजिए कि जीडीपी थी 204 लाख करोड़, अभी 10% से बढ़ती तो लमसम 224 लाख करोड़ पे पहुंचती। लेकिन अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10% से गिरेगी तो कहां पहुंच जाएगी, 184 लाख करोड़ पे। अब इसके इफेक्ट्स होंगे दोस्तों, जीडीपी गिर रही है, जो टैक्स कलेक्शन है वो गिर रहे हैं। अभी टैक्स कलेक्शन गिर रहे हैं तो सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो भी गिर रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का क्या बताया जा रहा है, इट विल बी 5 लाख करोड़ लेस। यानी बजटेड अमाउंट में जो एक्सपेक्ट किया गया था कि इतना डायरेक्ट टैक्स आएगा, उससे 5 लाख करोड़ कम आने वाला है। और इस डायरेक्ट टैक्स का लमसम कितना हिस्सा जाता है स्टेट्स के पास, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से 42%। तो 5 लाख करोड़ का अगर आप 42% निकालते हो तो कितना निकल के आता है, लगभग 2 लाख करोड़। हालांकि 2.1 लाख करोड़ होता है, पर मान लीजिए तो भाई 5 लाख करोड़ से डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन गिरेगा। अभी ये गिरेगा तो स्टेट्स के पास जाता है 42%, तो आप कह सकते हो कि 2 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का स्टेट के पास सीधे सीधे कम जाएगा। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इस तरीके की चीजें हैं, उससे स्टेट्स को नुकसान कितने होने वाला है, 2 लाख करोड़ का। ये एक पॉइंट आया। उसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या बोला जा रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ये 10.5% से 8% पे आएगा, जिससे नुकसान होगा 7 लाख करोड़ का, जिसमें 60% है आपका जीएसटी, ठीक है ना। और जो 60% जीएसटी है उसका लगभग 30%, मतलब उसका आधा लगभग कितना हो गया, आपका हो गया स्टेट्स का। यानी सीधे सीधे जो स्टेट की जीएसटी शॉर्टफॉल है वो है 2.1 लाख करोड़। उसके बाद सेंटर की तरफ से जो पैसा आना था वो था 42%, तो एक और 88,000 करोड़। अभी जीएसटी कलेक्शन फिगर्स को आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते दोस्तों, चूंकि ये ग्रॉस होते हैं। मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है वो ग्रॉस होता है, और बहुत जगहों पे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अपनी जीएसटी इनपुट क्रेडिट को अवेल करके कुछ जीएसटी वापस ले लेते हैं। तो ओवरऑल जो ग्रॉस कलेक्शन फिगर्स हैं वो सेंटर का रेवेन्यू नहीं होता, उनमें से कुछ जीएसटी वापस चला जाता है ट्रेडर्स के पास और एक्सपोर्टर्स के पास। तो नेक्स्ट जीएसटी फिगर्स और ग्रॉस जीएसटी फिगर्स में फर्क होता है। तो प्राइमा फेसी देखा जाए तो स्टेट्स का जो जीएसटी शॉर्टफॉल हो रहा है वो 2.1 लाख करोड़ का हो रहा है। सेंटर की तरफ से जीएसटी में जो हिस्सा स्टेट्स के पास आना था वो कितना था, वो था 42%, तो उससे निकल के आ रहा है 88,000 करोड़। कुल मिला के ओवरऑल दोस्तों जो यहां पे शॉर्टफॉल दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया है कि स्टेट्स का जो जीएसटी रेवेन्यू है वो लमसम 3 लाख करोड़ रुपए का है। मतलब जो स्टेट के पास जीएसटी का पैसा जाना था वो कितना कम जाएगा, 3 लाख करोड़ से कम जाएगा। अभी हो क्या रहा है कि ये जो कंपनसेशन सेस है इस साल का, यानी 2020-21 का, इस कंपनसेशन सेस में लमसम 65,000 करोड़ आएगा। तो ये 65,000 करोड़ तो स्टेट्स को दे दिया जाएगा। देना कितना था स्टेट्स को, 3 लाख करोड़। अभी 3 लाख करोड़ में से 65 लाख करोड़ दे दिया जाएगा, तो बचा कितना, 2.35 लाख करोड़।
और इस 2.35 लाख करोड़ से पल्ला झाड़ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी 2.35 लाख करोड़ में से स्टेट गवर्नमेंट को दो ऑप्शंस दिए कि या तो आप 97,000 करोड़ रुपए ले लो बिल्कुल कम डेप्ट पे, जिसमें हम आपको एफआरबीएम एक्ट में 5% की रिलैक्सेशन देंगे। इस 0.5% ऑफ योर जीडीपी का आप बोरोइंग कर सकते हो मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पे, या फिर आप पूरा का पूरा 2.35 लाख करोड़ ले लो आरबीआई के थ्रू एक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट पे, वहां पे एफआरबीएम में आपको किसी भी तरीके की कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो एक्चुअली में यहां पे ऑथर ने कैलकुलेट कर दिया है कि जो 2.35 लाख करोड़ का जो हिसाब निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैसे निकाला है। इनफैक्ट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में स्टेट गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो रहा है ये भी पॉइंट आउट हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में स्टेट गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो रहा है ये भी यहां पे पॉइंट आउट हुआ है। ठीक है, तो ये था इसका एनालिसिस दोस्तों। कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है एंड में ऑथर ये कह रहा है कि देखिए कुछ भी हो जाए पैसा कम है, फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी सारे टारगेट्स को क्रॉस कर चुकी है, तो अब यहां पे एक मैसिव स्केल पे बोरोइंग प्रोग्राम तो चलाना ही पड़ेगा। और इतने मैसिव स्केल पे बोरोइंग प्रोग्राम को चलाने की औकात केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा उठा के खुद के खर्चे के लिए और स्टेट के खर्चे के लिए देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ये एंड में ऑथर बोल रहा है। आगे चलते हैं मार्केट फेलियर पे। भाई इस आर्टिकल में दो पैराग्राफ्स हैं। जो पहला पैराग्राफ है इस आर्टिकल का, आप अगर हिंदू न्यूज़पेपर में देखोगे, उसको मैं पिछले कई दिनों में पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूं, दोबारा देखने की जरूरत है नहीं। 3 फार्म ऑर्डिनेंसेस आए हैं, उनके अगेंस्ट बवाल चल रहा है। हरियाणा और पंजाब में बहुत स्पीड से चल रहा है, मतलब जबरदस्त है, चक्का जाम है, रोड जाम कर दिए किसानों ने। ठीक है, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला कि भाई जो लोग ये बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दिया जाएगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम खत्म कर देंगे, ये गलत है। एमएसपी बंद नहीं होगा, हम बस एपीएमसी सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है, ये जो राज्य सरकारों के अंदर काम करती हैं, अगर इनकी ताकत को आप खत्म करोगे इन फॉर्म ऑर्डिनेंसेस के थ्रू, तो ऑब्वियस सी बात है राज्य सरकारों को प्रॉब्लम होगी और ज्यादा प्राइवेटाइजेशन भी खतरनाक हो सकता है। देखिए इन फॉर्म ऑर्डिनेंसेस के थ्रू प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो अगर एपीएमसी मंडी में करप्शन होता है, फार्मर्स परेशान होते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो वो फार्मर के लिए सोचेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी फार्मर्स का शोषण करते आए हैं हमेशा से। तो सबसे पहली बात तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि देखिए एमएसपी का सिस्टम बंद नहीं होगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। दूसरी बात यह बोला कि देखिए ये जो फार्म ऑर्डिनेंसेस लाए गए इनमें कमी क्या है, मैं आपको कमी बताता हूं। एक कमीशन बना था जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स। यहां पे लिखा हुआ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह बोला था कि जो स्टेट्स हैं वहां पे हर 80 स्क्वायर किलोमीटर के लिए एक एपीएमसी मंडी होनी चाहिए। ठीक है ना, हर 80 स्क्वायर किलोमीटर के लिए एक एपीएमसी मंडी होनी चाहिए। अभी के लिए इंडिया में सिस्टम क्या है कि हर 434.48 स्क्वायर किलोमीटर के लिए एक एपीएमसी मंडी है। तो जो करंट सिस्टम है वो गड़बड़ है। अभी बात यह है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे वो अपनी मंडियों को किस तरीके से सेटल करेंगे। प्राइवेट प्लेयर्स रूरल इलाकों में जाके ऑपरेट करेंगे कि भी नहीं करेंगे। देखिए प्राइवेट प्लेयर्स कॉमर्शियल और प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, तो वो ऑब्वियसली उसी इलाकों में जाएंगे जहां पे उनको प्रॉफिट होगा, जहां पे उनको बल्क में ग्रेन्स और धान मिल रही होगी। जैसे कि आप टेलीकॉम नेटवर्क्स की बात कर लीजिए, अभी दिल्ली मुंबई में ये जो बड़े बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल जैसे, ये सब लोग कंपीट करते हैं जाने के लिए, लेकिन ये कोई भी ओडिशा के जंगलों में या फिर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो यही बोला जा रहा है कि ये प्राइवेट कंपनीज जब मंडी सेटअप करने के लिए मार्केट में उठेंगी तो ये रूरल इलाकों में जाएंगी नहीं। और नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स क्या बोल रहा है कि रूरल इलाकों में भी हर 80 स्क्वायर किलोमीटर पे एक मंडी होनी चाहिए। तो कम से कम जब तक एपीएमसी सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर था, कम से कम ये डाटा तो मिल रहा था 434 स्क्वायर किलोमीटर पे एक मंडी। इन प्राइवेट प्लेयर्स के आ जाने से ये तो अपने आप को उस इलाके में कंसंट्रेट कर लेंगे जहां पे कॉमर्शियल वायबिलिटी है, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी है, तो रूरल इलाकों में तो ये जाएंगे नहीं। और ओवरऑल हमको करना क्या है, हमको तो रूरल किसानों की हक को देखना है ना। फिर पहले के भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। बिहार ने एक समय पे एपीएमसी सिस्टम को हटा दिया था। जब एपीएमसी सिस्टम को बिहार ने हटा दिया तो पता है क्या हुआ, बिहार गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि भैया प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, वो नई एपीएमसी मंडी लगाएंगे, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्राइवेट प्लेयर ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया।
एपीएमसी मंडी के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट को जो थोड़ा बहुत फी आता था, पैसा आता था, वो भी आना बंद हो गया और प्राइवेट प्लेयर्स ने छोटी छोटी जगह पे मंडियां खोल दी। वो मंडियां बिल्कुल अनरेगुलेटेड तरीके से काम कर रही थी, उसमें किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा प्लान ही फेल हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एपीएमसी मार्केट सिस्टम में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला रही है। अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के बाद भी एपीएमसी सिस्टम में ये प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यहां पे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एपीएमसी मार्केट सिस्टम को एक्सपेंड करे। फिर और भी बहुत सी चीजें करने की बात की जा रही है यहां पे, जैसे कि देखिए, जो आपका नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स था ना, उसने रिकमेंड किया था कि आप स्टेट फार्मर कमीशन बनाइए। अभी ये स्टेट फार्मर कमीशन बनते तो ये जो स्टेट में जो फार्मर्स हैं छोटे छोटे लेवल पे, इनको एक पॉलिटिकल वॉइस मिलती, ये सीधे सीधे गवर्नमेंट के पास अपने इश्यूज को लेके जा सकते थे। और अनऑर्गेनाइज स्मॉल फार्मर्स का एक ग्रुप बन सकता था, ये ग्रुप जाके निगोशिएट कर सकता था। अभी के लिए आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो ट्रेड कार्टल्स हैं, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की एपीएमसी मंडी के साथ काम कर सकते हैं, तो प्राइवेट आर्किटेक्चर के साथ भी वो जेल इन कर सकते हैं। तो जरूरी है कि सेंटर सीधे सीधे यहां पे इन्वॉल्व हो, इन्वेस्टमेंट करके कंपटीशन को स्ट्रेंथन करे, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए, सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर के आने से चेक्स एंड बैलेंसेस चले जाएंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल पे अपने आप को इन्वॉल्व होकर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स अच्छा करना पड़ेंगे। इन फार्म ऑर्डिनेंसेस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स से एक्सपेक्ट कर रही है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स आके इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स लगाएंगे। और प्राइवेट प्लेयर्स ऑब्वियस ही बात है सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स लगेंगे या नहीं लगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी जितना मेरी नॉलेज थी दोस्तों, उतना मैंने आपको इस चीज को समझा दिया। ठीक है, आगे धीरे धीरे और भी मैं आपको ये सब चीजों के बारे में बताऊंगा। फाइनल आर्टिकल पे चलते हैं अपने, वो है आपका ये वाला कि भैया जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एबे वो चले गए, योशिहिडे सुगा आ गए। योशिहिडे सुगा किस हद तक इंडिया के प्रो रहेंगे, इसको देखना बाकी है। इंडिया के कितना प्रो हैं ये कब पता चलेगा। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल जो क्वाड ग्रुप है, उस क्वाड ग्रुप की फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्टर्स हैं, इनकी मीटिंग होने वाली है। अभी जब ये फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स की जब मीटिंग होगी, उस समय पे पता चलेगा कि जो नई लीडरशिप आई है जापान में, वो किस हद तक इंडिया प्रो है। ये जो फॉरेन मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग है ना क्वाड कंट्रीज की, ये टोक्यो में होने वाली है अगले महीने। तो ऑब्वियस बात है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पे जाएंगे, जापान के फॉरेन मिनिस्टर्स जाके मिलेंगे। तो जापान के फॉरेन मिनिस्टर से पता चलेगा कि भाई किस हद तक अच्छे रिलेशंस आगे कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि शिंजो एबे जी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। कुछ हद तक देखोगे आप तो शिंजो एबे जी ने इंडिया के इंटरेस्ट को बहुत हद तक प्रमोट किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डाइट पार्लियामेंट है जापान की, तो इंडिया जापान का जो सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसको डाइट के थ्रू पर्सनली पास कराया शिंजो एबे साहब ने। फिर शिंजो एबे साहब ने डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया है इंडिया के साथ। और कहीं ना कहीं इंडिया जापान की रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है किस समय पे, चाइना के असर्टिवनेस की वजह से, इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से। टोक्यो, जापान की जो ज्यादातर जनता है वो बूढ़ी है, तो इंडिया का स्किल्ड क्राउड वहां पे जाके उस जनता के शॉर्टफॉल को पूरा कर सकता है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। रियल में इंडिया जापान के रिलेशंस कैसे होने वाले हैं ये फ्यूचर में पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं अपना एडिटोरियल डिस्कशन खत्म करता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।